गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव का प्रकार इस चीज़ का अपन ने अध्ययन किया था। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व में सर्वाधिक सशक्त कार्यपालिका मानी जाती है और जब संविधान निर्माण हो रहा था तब इस मुद्दे पर विषय के ऊपर संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ लोग शक्तिशाली शासक की स्थापना के पक्ष में थे और कुछ लोग निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी उन्होंने देख रखे थे। वो ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें कार्यपालिका सशक्त हो किंतु तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त न कर पाए। इसलिए मूल संविधान के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गईं और इसके पश्चात कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा भी उनमें वृद्धि की गई है। और चूंकि यहाँ पे नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है, इस वजह से कई प्रकार की सीमाएं भी इसके ऊपर लागू की गई हैं। लेकिन फिर भी आज अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। चूँकि अमेरिका की कार्यपालिका शक्तियों का ये प्रधान पद है और समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग अकेले अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। इसकी शक्तियों में और कोई संस्था सहभागी नहीं है। तो हम जो निम्नलिखित जो अधोलिखित जो विवरण है उसके हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली शक्तियां हैं कार्यपालिका शक्तियां। और हालांकि अमेरिका का शासन राज्य और केंद्र सरकार में विभाजित है और फिर भी जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में ऑग एंड रे ने ये लिखा है कि राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक, अन्य चाहे वह कुछ भी हो, सबसे पहले वो कार्यपालिका का हेड है, प्रधान है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं इनका अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला काम तो इनका ये होता है कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। हालांकि कानून बनाना ये कांग्रेस का काम है, वहाँ की व्यवस्थापिका का काम है। कांग्रेस के द्वारा पारित सभी कानूनों को जो है वो लागू करवाने का काम करता है। सभी जो संधियाँ सीनेट के द्वारा अनुमोदित होती हैं उनको नियम पूर्वक पालन करवाने का अधिकार उसके पास है। राष्ट्रपति पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस कानून को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू करे या कम कठोरता के साथ लागू करे या कोई भी कदम ना उठाए। तो इस संबंध में राष्ट्रपति अपने विवेक सम्मत तरीके से काम करता है। राष्ट्रपति को शासन में सहयोग देने के लिए संघीय कर्मचारी हैं, न्याय विभाग है, सेना है, राष्ट्रीय दल हैं, इन सभी के द्वारा उसको पूर्ण सहायता मिलती है। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रशासन का संचालन जो है वो राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। तो ये देखना राष्ट्रपति का दायित्व है कि शासन के सभी पदाधिकारी संविधान की उपबंध और संविधान सम्मत न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं।
प्रशासन से संबंधित सभी आदेश, अध्यादेश, अनुदेश, नियम, उपनियम जो भी आदेश होते हैं वो जारी करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है और वो प्रत्येक विभाग के किसी भी अधिकारी से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन मांग सकता है। चूंकि वो प्रशासन का मुखिया है, इसलिए समस्त पदों पर नियुक्ति और पद विमुक्ति की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्ति वास्तविक रूप से प्राप्त करता है और कांग्रेस के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करता है। राष्ट्रपति की ये जो नियुक्ति वाला जो अधिकार है ये बहुत व्यापक है। अमेरिका में निम्न पद से लेके उच्च पद तक जैसे ही नवीन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, बड़े पदों के ऊपर व्यापक पैमाने के ऊपर नियुक्तियां की जाती हैं। नियुक्तियां चूँकि दो प्रकार से हैं, एक बड़े संघीय पदों की नियुक्तियां और एक राज्य स्तर की नियुक्तियां। राज्य स्तर की नियुक्तियां वो संबंधित सीनेटर की सलाह से करता है और जो बड़े पदों की नियुक्तियां जो हैं वो करता है, क्योंकि उसमें उसको परामर्श सीनेट का सहमति और बहुमत दोनों चाहिए होते हैं। नियुक्तियों के पदों के ऊपर सीनेट का नियंत्रण सहभागी है और इसी संदर्भ में एक सीनेटोरियल शिष्टाचार का जो एक परंपरा है वो यहाँ पर चल निकली है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य में नियुक्ति करते समय संबंधित सीनेटर से सलाह लेता है और उसकी सलाह का वो सम्मान करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अमान्य कर देती है। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रति शिष्टता का व्यवहार करते हैं। संविधान के अनुसार राजदूत, वाणिज्य दूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न पदों के अध्यक्ष, आयोगों के सदस्य, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सेना से संबंधित सभी की नियुक्तियों की पुष्टि जो है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य, राजदूतों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा ही सहमति प्राप्त की जाती है, इसको पुष्टि है। कई बार अगर राष्ट्रपति सीनेट के प्रति अपने शिष्टाचार का निर्वाह नहीं कर पाता है या नहीं करते हैं तो सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो राष्ट्रपति दल के सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति के नाम अपना कोई भी पद वाला स्थापित करते हैं, प्रस्तावित करते हैं, सामान्य राष्ट्रपति इनको स्वीकार कर लेता है। और जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है तो वो सीनेट की सहमति के बिना भी आजकल एक नया परंपरा वहाँ पे डेवलप हुई है, उसको अल्प अवकाश नियुक्ति कहा जाता है। ये सहमति के बिना भी हो जाती है। जब दो अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अधिवेशन के बीच में जो नियुक्ति होती है उसको अल्प अवकाश नियुक्ति होती है। हालांकि इसका बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति के द्वारा टकराव से बचने के लिए इस तरह का भी प्रयास किया जाता है ना, और सीनेट की स्वीकृति उसमें पास होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में जो अगला जो वो है सीनेट के प्रति शिष्टाचार में, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी कि राज्य से संबंधित पदों पर विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहा जाता है। ये अलिखित नियम और परंपरा है कि जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेटरों से जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे सलाह मशविरा करता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है, निजी इच्छा से कर देते हैं, तो सीनेट जो है अपने सदस्य के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अमान्य कर देंगे। ये जो है सीनेट के प्रति शिष्टाचार कई बार वहाँ पे चला है। तो इस प्रकार सीनेट के सदस्यों का ये मानना है कि शक्ति एक की नहीं ग्रुप की होती है और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है। हालांकि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों को पदच्युत कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन बस केवल इतना कहा गया है
कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार, गंभीर अपराधों के लिए अपराधियों को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन फिर भी निहित शक्तियों के अंतर्गत ये मान करके इसका प्रयोग किया जा रहा है कि जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको वो हटाने का भी अधिकार रखता है। इसके बाद में है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने और कम करने का अधिकार प्राप्त है। एक ही प्रकार के अपराध में अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। इसमें 2 प्रतिबंध हैं। पहला तो यह है कि अगर राज्य के कानून का किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध अगर वो दंडित है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा नहीं कर सकता। और दूसरा, महाभियोग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति दंडित है तो उसको भी वो आप क्षमादान के अधिकार के तहत नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत 8 सितंबर 1974 को निक्सन को अबाध क्षमादान प्रदान किया है। तो ये जो निक्सन को जो उन्होंने क्षमादान दिया, ये काफ़ी वाद विवाद का इश्यू बना। कई प्रकार के काल कलवट और कई लोगों ने ये कहा कि इस तरह के क्षमादान राष्ट्रपति के अधिकारों का दुरुपयोग है। इसके बाद में है वैदेशिक संबंधों का संचालन। देखिए, चूंकि कार्यपालिका का प्रधान है, इसलिए अमेरिका की विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और अभी तक का पिछले इतिहास अगर अपन देखते हैं तो अमेरिका की सारी विदेश नीति वही है जो अमेरिका का राष्ट्रपति सोचता है, करता है और डिसाइड करता है। तो विदेशों में राष्ट्रों के बीच में वो अपने देश का एकमात्र प्रतिनिधि है। तो राष्ट्रपति निश्चित रूप से वैदेशिक संबंधों के निर्वहन में अधिकृत प्रवक्ता है और उसको अपना इस कार्य करने के लिए कांग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता नहीं है और उसके ऊपर कोई विवाद भी नहीं है, कोई उसका सहभागी भी नहीं है। अब वैदेशिक संबंधों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके ऊपर अपन हम बातें करेंगे। सबसे पहला तो है राजदूत एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों के अंतर्गत जितने राजदूत वगैरह नियुक्त किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति का काम है। दूसरा, अमेरिकी विदेश नीति का वो प्रवक्ता होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति के जो संदेश समय समय पर भेजे जाते हैं वो विदेश नीति संबंधी उसके मुख्य उद्घोषणाएं होती हैं। जितने भी मुख्य उद्घोषणाएं हैं वो राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती हैं, जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, है ना। तो ये अमेरिका के कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने का काम भी अमेरिका के राष्ट्रपति का है। इसको वो अपने स्वविवेक से करता है और कभी कभी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में करता है। उसने जापान की कठपुतली मंचुको सरकार को उसने मान्यता प्रदान नहीं की। इजराइल को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तुरंत मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार से जब इटली ने इथोपिया पर विजय प्राप्त की तो इथोपिया ने अमेरिका के राजदूत वाणिज्य दूतावास उसको बना दिया था और 1940 में जर्मनी का वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था। तो अपने राजदूतों को वापस बुलाना, उनको राजदूतों को बंद कर देना, अपने संबंधों को किस तरह से अभिव्यक्ति देनी है ये अकेले राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। चीन को भी मान्यता इन्होंने काफ़ी विलंब से दी, तो ये इनकी विदेश नीति का एक हिस्सा है। प्रशासकीय और संधियां और समझौते। वैदेशिक नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधियां और समझौते करना है। ये संधियां तभी वैध समझी जाती हैं जब सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से इनको स्वीकार कर लिया जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति का विरोध करती हो, विरोधी दल की हो, तो वो संधियों को मान्यता प्रदान नहीं करती है। सभी को पता है, सब विश्व प्रसिद्ध घटना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि जो थी उसका सीनेट ने समर्थन नहीं किया था। इस वजह से अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया था, है ना। तो इसलिए विदेश संबंधी जो समिति है वो महत्वपूर्ण भूमिका
इसमें अदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, उनके शिष्टमंडल वगैरह उसमें बैठते हैं, वो समर्थन प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। चूँकि संधियों की क्रियान्विति के लिए सीनेट की सहमति अनिवार्य है, इसलिए अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आजकल संधि की जगह प्रशासनिक समझौते का मार्ग अपनाने लगे हैं, क्योंकि प्रशासनिक समझौते के ऊपर सीनेट का समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है और प्रशासनिक समझौता दो कार्यपालिका अध्यक्षों के बीच किया जाने वाला एक समझौता होता है। थियोडर रूजवेल्ट और जापान के सम्राट के बीच में भी इसी तरह के समझौते हुए थे। इसके बाद में गुप्त कूटनीति के तहत देशों के मध्य गुप्त समझौते करने की भी नीति रही है। इसके बाद में विदेशों में जो अमेरिका के नागरिक रह रहे हैं, उनके हितों का संरक्षण भी अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ये कर्तव्य है कि विदेश में यात्रा करने वाले, विदेशों में अमेरिकी नागरिक रहने वाले, उनको संरक्षण प्रदान करे। यदि किसी अमेरिकी नागरिक के साथ किसी देश में दुर्व्यवहार होता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है, विदेशी यात्राएं करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव व्यापक है। समस्त सशस्त्र सेनाओं का जो है वो प्रधान सेनापति है। वो चाहे जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को है, इसलिए समस्त शक्ति इस संदर्भ में उसे प्रदान है। लेकिन युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देना, युद्ध संचालन करने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है। इसमें व्यवहार में राष्ट्रपति ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि जिससे युद्ध अनिवार्य हो जाए, लेकिन फिर भी युद्ध का माहौल बन जाए, लेकिन युद्ध की घोषणा जो है वो मतलब कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है ना। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है और वो निश्चय करता है कि सेनाएं एकत्रित की जाएं, हवाई जहाज बेड़े कहाँ स्थापित किए जाएं। दोनों विश्व युद्धों के दौर में ये चीज़ें देखने में आती हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका इसमें कितनी प्रभावी रही है। ये तो थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब आती हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों को लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ होती हैं, जो कि अमेरिका का संविधान शक्ति विभाजन सिद्धांत के ऊपर आधारित है और चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब अप्रत्यक्ष रूप से जो उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, संविधान ने राष्ट्रपति को प्रक्रिया के प्रारंभ में और अंत में स्थान दिया है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के आधार पर कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और आजकल इतने ज़्यादा कार्य राष्ट्रपति के बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर उसे मुख्य व्यवस्थापक भी कहा जाने लगा है। तो पहला कार्य है कि राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। समय समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में, उसके विचार के सुझावों की सिफारिश के बारे में वो कांग्रेस को अपना संदेश भेज सकता है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन वो आमंत्रित कर सकता है। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस को स्थगित नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता, है ना, लेकिन वो विशेष अधिवेशन जरूर वो आमंत्रित कर सकता है। अगर कोई गतिरोध की अगर अनावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो कांग्रेस के चलने पर कुछ दिनों तक अधिवेशन को चलाने का अनुरोध कर सकता है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो पावर। वीटो पावर ये दो प्रकार का है। कानून बनने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना उसके ऊपर अनिवार्य है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही कोई भी विधेयक कानून का स्वरूप धारण करता है। अगर उसको राष्ट्रपति उसके ऊपर वीटो पावर इस्तेमाल कर ले तो कानून जो विधेयक है वो कानून नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार के निषेधाधिकार जो हैं वो दो प्रकार के हैं।
एक विलंबकारी निषेधाधिकार है और एक जैवी निषेधाधिकार है। विलंबकारी निषेधाधिकार तो ये होता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर देता है और उसे आपत्तियों के साथ सदन को लौटा देता है जहां से वो प्रारंभ हुआ था। फिर दोबारा जब वो 2/3 बहुमत से पारित होकर के जब जाता है तो फिर वो अपने आप कानून बन जाता है और दोबारा उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं है, लेकिन महत्व इसलिए है कि जब ये दोबारा जाता है तो 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता है। अमूमन अगर राष्ट्रपति किसी एक विधेयक को लौटा देता है तो वो दोबारा विधेयक समाप्त हो जाता है और वो पुनः पारित होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा निषेधाधिकार होता है जैवी निषेधाधिकार। जैवी निषेधाधिकार ये होता है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और उस समय अगर कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक उसके ऊपर विचार कर सकता है। और 10 दिन बाद अगर मान लो 10 दिन के अंदर अंदर संसद का समय, कांग्रेस का अधिवेशन का समय अगर समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति अगर उसको नहीं मिलती है तो अपने आप ही समाप्त निषेध हो जाता है और उसको राष्ट्रपति को उसको रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे ही राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया है, ना तो स्वीकार किया है और ना ही अस्वीकार किया है। इसका महत्व केवल इसलिए है कि जब अधिवेशन समाप्त होने वाले होते हैं तो अंतिम पलों में बहुत जल्दी जल्दी विधेयक पास किए जाते हैं और इसके कारण पॉकेट वीटो के कारण ये कानून का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो निषेधाधिकार की शक्तियां शुरू में तो बहुत कम इस्तेमाल होती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी राष्ट्रपतियों ने इस शक्ति का भरपूर उपयोग किया है। न्यायिक कार्यपालिका आदेश में राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत है। राष्ट्रपति के सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन सम्यक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति निर्देश जारी करती है, जबकि इस पूरे डिटेल में जो कानून बनाने का अधिकार वो राष्ट्रपति को सौंप देती है। तो राष्ट्रपति इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अलग विशिष्ट आदेश जारी करता है जिनका महत्व कानून के समान होता है। इसे आप प्रदत्त व्यवस्थापन भी कह सकते हैं और अध्यादेश भी कह सकते हैं। व्यवस्थापिका को प्रभावित करने के इनके पास और भी अनेक साधन हैं, तो लेकिन फिर भी ये मानना होगा कि राष्ट्रपति जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून निर्माण के क्षेत्र में उसका वास्तविक प्रभाव स्वयं उसके व्यक्तित्व, उसके दलों की स्थिति और उसकी लोकप्रियता के ऊपर निर्भर करता है। तीसरी बात इसमें यह है, लोकप्रियता के ऊपर निर्भर करता है। न्यायिक शक्तियाँ उसके पास प्राप्त हैं। संघीय क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वो उनको पद से नहीं हटा सकता। क्षमादान करने का अधिकार उसको प्राप्त है। दंडित लोगों की क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पार्टी लीडर होता है, देश का नेता होता है, दल का नेता होता है। उसे बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव उसके होते हैं। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियां, राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे सलाह लेते हैं। यदि राष्ट्रपति को कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो तो वो दलीय नेता के रूप में कानून निर्माण के क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नेता होता है, सुप्रीम लीडर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन नेशन। राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में जो उसे स्थिति प्राप्त होती है वो दल के नेता से ऊपर उठा करके उसको राष्ट्र का नेता बना देती है। तो जैसी जैसी संकटपूर्ण परिस्थितियां आई हैं, विपरीत परिस्थितियां आई हैं,
इन सब परिस्थितियों में उसे सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है। समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है, तो वो अमेरिकी राजनीति का एकमात्र प्रवक्ता है। तो उसकी स्थिति चूंकि राष्ट्रीय नेता है, इसलिए वो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है। वास्तविक रूप से राष्ट्रपति पद की स्थिति जो है ना, राष्ट्रपति पद की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करती है, और शक्तिशाली व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं। मुनरो लिखते हैं कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही प्रभावी हैं, जितने कि नेपोलियन या ओलिवर क्रामवेल की थी। युद्ध काल में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन सामान्य काल में राष्ट्रपति एक तानाशाह की भांति नहीं, बल्कि प्रजातांत्रिक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में वो कार्य करता है ना। तो ये तो थी अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और उसके कारण क्या है। ये तीसरा लेक्चर अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।